आज मंडे नाइट रॉ देखते देखते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं 2021-22 का ही कोई स्मैकडाउन का एपिसोड देख रहा हूँ। बस शायद जो स्मैकडाउन का कलर है उसको अब रेड कर दिया गया है। और ये बात तो माननी पड़ेगी भाई, जेकब फाटो सही में एक बड़ा खतरा सा लग रहा है रोमन रेंस का। और क्या हम शील्ड फैंस को एक मूवमेंट भी दे दिया मंडे नाइट रॉ से। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और मेरी आपसे माफ़ी, क्योंकि मुझे पता है आज का जो रिव्यू है वो लेट हो गया है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। यूजुअली मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो रिव्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको बैक स्टेज से ही दिखता है कि भैया रोमन रेंस अपनी एसयूवी से निकल के आ रहे हैं और एडम पियर्स उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन रोमन रेंस जैसे निकलते हुए आते हैं वो एडम पियर्स को ऐसा करते हैं कि भाई जैसे टच कर लिया तो कुछ क्या गलत हो जाएगा, भाई दूर रहे मेरे से। तो वो रोमन रेंस का वो जो ट्राइबल चीफ वाला एटीट्यूड था, वही वाला एटीट्यूड यहाँ पे भी दिखता है। बंदे के पास जब से टाइटल आ गया भाई ये थोड़ा अलग ही स्वैग में घूम रहा है। अब जा रहे होते हैं रोमन रेंस, वो गोरिल्ला पे भी चले जाते हैं और कहते हैं हिट माय म्यूजिक। फिर एडम पियर्स ने बताया कि भैया जेकब फाटू अभी आया ही नहीं है। तो रोमन रेंस बिल्कुल बौखलाया हुआ है। लास्ट वीक जो जेकब फाटू ने ग्रिप में फंसाया था उसके बाद सब रोमन रेंस को बदला लेना है। और उसके ठीक बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसा मूवमेंट दिया हमको जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की फ्यूचर की प्लानिंग हमको बताता है। तो कैमरा पैन होता है और भाई दूसरी साइड से जो बंदा वहां पे खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि पुराना यार दोस्त दुश्मन रोमन रेंस का सेथ रॉलिंस थे। भाई क्राउड ने क्या उस एक मोमेंट पे पॉप दी, ऑब्वियसली वो देना ही था भाई कि रोमन रेंस के पास अब चैंपियनशिप है और अब सेथ रॉलिंस वहां पे खड़ा है। तो लोगों के दिमाग में आ गया कि भैया अच्छा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इनका भी मैच हो सकता है। सेथ रॉलिंस ने सीधा बोला कि भाई यू आर इन माय वे, मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि वहां पे अभी ओरिजिनली सेथ रॉलिंस को जाना था। तो रोमन रेंस भी भाई वो थोड़ा साइड ही हो जाता है कि जेकब फाटो आया नहीं, इसका मूवमेंट है, तो वहां से सेथ रॉलिंस का फिर म्यूजिक हिट होता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये हमको जो चीज़ दिखाई है इसको हम मान सकते हैं, इट इज़ वेरी सेफ टू से कि ये एक प्लॉट है आने वाली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन का, जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास पोटेंशियल है इतनी खतरनाक बनाने की, क्योंकि अब इसमें लेयर्स भी बहुत सारी ऐड हो चुके हैं। खैर ये तो जब स्टोरी चलेगी उसके बारे में तब बात करेंगे। बट अब सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है और सेथ रॉलिंस की एंट्री भी भाई वो बंदा अभी रिंग में अच्छे से पहुंचा भी नहीं है। मुझे आज की मंडे नाइट रॉ का जो रैंप है वो भी बहुत छोटा लगा, क्योंकि शायद वो अरीना ही कुछ इस हिसाब से होगा। लेकिन हाँ, आज क्राउड की एनर्जी बहुत अच्छी थी। बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि एक अच्छा क्राउड आया है रेसलिंग शो को देखने के लिए, और शायद रेसलिंग शो अच्छा है इस वजह से भी। तो ब्रॉन ब्रेकर ने आके पीछे से अटैक कर दिया और अटैक भी उन्होंने ऐसा किया, भाई सेथ रॉलिंस कोई इतना हल्का आदमी नहीं है, उन्होंने इस तरीके से पकड़ा है अपने हाथों से और ऐसे उठा के पटक दिया उन्होंने बैरिकेड के ऊपर सेथ रॉलिंस को। और क्राउड ने उस पर रिएक्शन भी अच्छा दिया था, सिक्योरिटी को भी वहां पे वो फिर बजाना शुरू कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को स्पीयर भी लगा दिया और उसके बाद क्राउड वहां पे वन मोर टाइम के चैंट लगा रहा था। अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने देखो बहुत अच्छा काम किया है ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की वाली स्टोरी को चलाने का, और अभी इनके बीच में और भी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बट बैक स्टेज से फिर सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट था जहां पे उनसे पूछते हैं कि बैकलैश के लिए अब इनका मैच होगा तो क्या तुम सही हो। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई सांसें चल रही है, मैं अभी मरा नहीं हूं। तो सेथ रॉलिंस की पूरी प्लानिंग थी आज ही के शो में अभी ब्रॉन ब्रेकर से बदला लेने की। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर जेडी मैकडोना वर्सेस फिन बैलर के बीच में। और फिन बैलर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2016 वाला जो फिन बैलर है उसको स्पॉन करके तुम 2026 में लेके आ गए हो। जब से उन्होंने अपनी दाढ़ी कटाई है वो बिल्कुल पुराने वाले वो पूकी जो फिन बैलर है वैसा उनका पूरा लुक आ रहा है। अब मैच की कहानी यही होती है कि कुछ सेटिंग हो रही थी फिन बैलर और रॉक्सैन की, क्योंकि जजमेंट डे से अलग होने के बाद भी रॉक्सैन शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है फिन बैलर के लिए। लेकिन वो चीज़ पहले लिव मॉर्गन ने पूछ ली कि भाई देखो कोई भी सीक्रेट है वो फैमिली से दूर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद रिंग साइड पे ये इतने सारे जजमेंट डे के लोग थे और रॉक्सैन ने ही इस मैच में बड़ा रोल प्ले किया कि फिन बैलर हारे, क्योंकि वो जो हैमर है वो पकड़ा देती हैं और उसके बाद उन्होंने वो हैमर से मार दिया उन्हें। इस वजह से ये जो मैच है वो जेडी मैकडोना ने हेडबट के साथ जीत लिया। तो जेडी मैकडोना को भी मैच में विक्ट्री मिली है। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ यार फिन बैलर को अगर तुम पुराने वाले अवतार में लेके आ गए हो तो यार वो बंदा थोड़े मैचेस अगर जीत जाएगा तो देख के अच्छा लगेगा। बट अभी शायद ये जजमेंट डे की स्टोरी में थोड़ी सी इंटेंसिटी डालने के लिए हो सकता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच का आउटकम प्लान किया वो सही प्लान किया हो। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर फिर से वो नाक पकड़ के सेथ रॉलिंस के स्टाइल में कह रहे हैं कि भाई एक डक की तरह आवाज़ निकालता है, सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद पॉल हेमन आता है और देखने जैसे ही पॉल हेमन आया ना वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का ऐसा रिएक्शन था कि जैसे कि प्रिंसिपल साहब आ गए। तो उसके बाद वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और पॉल हेमन ने पूछा कि सांसें चल रही है सेथ रॉलिंस की। तो ब्रॉन ब्रेकर ने बोला हाँ भैया चल रही है। तो पहले मुझे लगा कि शायद वो चाह रहे हैं कि भाई उसे खत्म ही कर देता, लेकिन पॉल हेमन कुछ और कहना चाह रहे थे। तो लोगन पॉल यहाँ पे भड़के हुए होते हैं, कहते हैं भाई जो हेनरी को मैं फेर दूंगा, इसको मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ। उसके बाद फिर ये जो पॉल हेमन उन्होंने समझाया कि देखो पहली बात तो तुम आज लड़ाई कर नहीं रहे हो, ठीक है। एक तो ऑलमोस्ट ब्रॉन ब्रेकर अभी सस्पेंड भी होने वाला था जो उसने सेथ रॉलिंस के साथ किया, और आज पॉल हेमन ने ये भी बोला कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है। ये रिटायर वाली चीज़ आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी प्रोग्रामिंग पर बोली है।
इसके मतलब क्या हो सकते हैं, जो मैं आपसे पहले बोल रहा था कि रिटायर वर्ड को WWE अब तक अवॉइड कर रही है, अब ये क्यों बोला गया है, इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ अकेली बार नहीं है कि आज ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा बोला गया हो कि वो रिटायर हो गए। उसके बाद ये बताते हैं पॉल हेमन कि ऑस्टिन थेरी लड़ने वाला है जो हेनरी से, लोगन पॉल फिलहाल तुम नहीं लड़ोगे। थोड़ा ऐसे लोगन पॉल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनको ये पता है कि ये कलाकार आदमी है, वाइजमैन है, तो मुझे इनकी बात सुन लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शो पर एक टैग टीम मैच होता है, पेंटा एंड जेवॉन वर्सेस रूसेव एंड ईथन पेज के बीच में। और भाई पेंटा ड्राइवर के ऊपर आज किक आउट हुआ है और साथ में आज पेंटा पिन हुए हैं इस मैच में, जो कि ईथन पेज ने किया है। तो ये आई थिंक एक टेक अवे होगा बड़ा इस मैच से, क्योंकि पेंटा को जिस तरीके से बुक करते हैं आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मैचेस हारें, लेकिन ईथन पेज को विक्ट्री मिली है, मतलब उन्होंने पिन किया है, ये थोड़ी और बड़ी बात हो जाती है। अगर आपने NXT में देखा होगा ईथन पेज को, तो मैं कह सकता हूं कि वो बहुत ही क्लोज है पूरा ओवरऑल पैकेज बनने के लिए। उनकी अपीयरेंस, जो भी आप उनके प्रोमो वर्क की बात कर लो, उनके रेसलिंग मैचेस की बात कर लो, अभी देखते हैं मंडे नाइट रॉ पे वो कैसे ग्रूम होते हैं और क्या वो रेडी हैं मिड कार्ड और मिड कार्ड के बाद फिर मेन इवेंट सीन में एंटर करने के लिए। लेकिन आज तो उन्होंने ये वाला जो मैच है वो जीत लिया है। इसके बाद शो पर होती है नई एक मंडे नाइट रॉ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और भाई मेरे को बड़ा बुरा सा लगा इस सेगमेंट को, इस पूरे सेगमेंट के एंड तक आते आते हैं। वो क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सोल रूका आती हैं और आज उनका मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। कहती हैं कि भाई बहुत अच्छा लगेगा कि अब मैं मंडे नाइट रॉ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेकी लिंच का, और बेकी लिंच ऐसे गई, मतलब वो ऐसे गई कि उसने ये देखा ही नहीं कि सोल रूका यहाँ पे है, किसी और की भी कोई बातचीत चल रही है। सीधा वो एडम पियर्स से जाके बोलती हैं कि यार ये तो मेरा सेलिब्रेशन का टाइम था, मेरे को तो कोई टाइम नहीं मिल रहा। सोल रूका पीछे से बोलते कि भाई हो गया तेरा, हर चीज़ ना तेरे बारे में नहीं होती, जरा तू भी थोड़ी साइड से लग ले। मतलब सोल रूका के लिए भी आप ऐसे बोलोगे कि कोई बंदी नई नई आई है मंडे नाइट रॉ में, तो वो सीधा एक बड़ी बंदी के सामने ऐसी बात बोल रही है, जो कि WWE ये दिखाना चाह रही है कि कितना ज़्यादा जिगरा है सोल रूका में। अब इसके बाद क्या होता है कि सोल रूका ने भी बोला कि सब सही बोलते हैं तेरे बारे में कि तो वही है। बेकी लिंच कहती है हाँ हाँ मैं बड़ी बड़ी सुपरस्टार हूँ, मेरे ये एक्वलेट्स है। कहते हैं नहीं, अ रूड बिग हेडेड बिच, ऐसा करके उन्होंने सीधा बोला उनको। तो भाई बेकी लिंच का दिमाग खराब हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया सोल रूका ने, तो वो पूछते हैं भाई तू है कौन, तू कैसे आके बोली नहीं नहीं तू आई है। वो कहती है कि मैं सोल रूका हूँ, और अगर आगे तूने मुझे दोबारा इंटरप्ट करने की कोशिश करी तो ना मैं सिर्फ तेरा पिछवाड़ा तोड़ूंगी, बल्कि जो तेरी सोल है उसको भी स्नैच कर लूंगी, क्योंकि सोल रूका के फिनिशर का नाम है सोल स्नैचर। अब इसके बाद गलती से बेकी लिंच ने मार दिया, वो मारना जा रही थी सोल रूका को, लेकिन लग गया वो शॉट एडम पियर्स के ऊपर। ये आप एक दूसरे से वही बहसबाजी कर रहे हो, और इतने में सोल रूका ने अपना फिनिशर लगा दिया। अब इस फिनिशर का मैं इतना बड़ा फैन हूं, लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ पे ये हो गया है बॉच। मतलब वो तो फिर मैं बोलूंगा कि कैमरा एंगल जिस तरीके से था उसने फिर भी बचा लिया, लेकिन भाई ये बात हजम सी नहीं हो रही कि यार एक बड़ा मूवमेंट पहला मंडे नाइट रॉ में जो सोल रूका को मिला, उसमें उन्होंने अपना जो फिनिशर है उसको बॉच कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करने के लिए, और ऐसे बॉचेस होते नहीं है सोल रूका की तरफ से, इसीलिए लोग उनको इतना प्रेज भी करते हैं कि चलो मूवसेट तुम्हारे पास तगड़ा है, हर बार उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन यार अभी हम थोड़ा चिल रह सकते हैं। अभी सोल रूका को देख के पूरा ऐसा लग रहा है कि वो रेडी हैं सीधा स्टेप अप करने के लिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन में कौन लीड कर सकता है विमेंस डिवीजन को, उस कैलिबर की आप बोल सकते हो सुपरस्टार हैं सोल रूका। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज सेगमेंट था ऊसोस का। यहाँ पे उनसे पूछते हैं कि हाँ भैया आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, कैसा तुम्हें फील हो रहा है। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि देखो यार हम ये जेकब फार्टो से प्यार करते हैं, लेकिन उसको समझने की जरूरत है कि हमारे जो ओटीसी भाई साहब हैं वो बिजनेस कैसे करते हैं। फिर जे ऊसो भी बोलते हैं कि यार ये फैमिली बिजनेस है, ओटीसी को सब कुछ पता है कैसे हैंडल करना होता है, ये ब्लड लाइन है, और बैकलैश में पता चल जाएगा जेकब फार्टो को कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। और उसके बाद वो लिटिल कजिन भी बोलते हैं जेकब फार्टो को, और रोमन रेंज के लॉकर रूम में दोनों ही ऊसोस भैये चले जाते हैं। तो मतलब आज हमें टीवी पे ऊसोस नहीं दिखे, और मुझे भी आई थिंक पिछली वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि भाई ऊसोस हमें बचाना क्यों नहीं आया रोमन रेंज को। तो आई थिंक WWE बहुत ही एक स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे ले रही है कि हर बार वो ऊसोस को घुसेड़ भी नहीं सकते, लेकिन उनको स्टोरी लाइन से अलग कर देंगे तो वो एक लेयर खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक WWE को थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही चलाने की जरूरत है, वरना अगर हर बार ही ऊसोस आ गए तो आपको इस समय ये भी देखना है कि रोमन रेंज अब एक वो पूरा हील सुपरस्टार नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा आप ऐसे बोल सकते हो कि लूप होल तो है स्टोरी में, लेकिन आई थिंक कई बार चीज़ें फिर भी थोड़ी जस्टिफाइड आपको करनी पड़ती हैं। एट द एंड आपको फर्क पड़ना चाहिए एंटरटेनमेंट से, लेकिन अगर WWE इस चीज़ को फिक्स कर देगी तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है, वो अगर आपको लग रहा है कुछ आइडिया तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है जो हेनरी वर्सेज ऑस्टिन थेरी के बीच में। फायर लोगन पॉल वाला बहुत मस्त गाना गाते हैं जो हेनरी, और लोगन पॉल ने आके ऐसी बात बोली है ना भाई, कितना स्मार्ट
WWE ने खेला, जो लोग समझ गए वो समझ गए WWE क्रिएटिव लोगों ने यहाँ पे क्या किया। लोगन पॉल ने बात बोली कि TKO मुझे फायर नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस ला के देता हूं। अब भाई देखो, ये मैं इसको प्रूफ तो कहीं पे भी कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि TKO और WWE के क्रिएटिव लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो ये बड़े ही स्मार्टली ऐसी बातें बोलते हैं कि वो बोल भी दें कि भाई हमने तो स्टोरी लाइन में बोला था, लेकिन एक्चुअल में ये शॉर्ट्स ही लेना चाह रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन बनाना चाह रहे हैं WWE के क्रिएटिव वाले लोग कि देखो भाई जो सारी गड़बड़ है वो तो TKO वालों की है, जो कि है भी उनकी तरफ से गड़बड़, लेकिन क्रिएटिव वाले लोगों जो आपने पिछले कुछ टाइम में कचरा किया है, आप उस चीज से बच नहीं सकते। तो लोगन पॉल ने बात बोली, वरना सोचो इतना सेंसिटिव टाइम है, ऑलरेडी TKO के बारे में इतनी सारी बातें हो रही, तुम TKO को मेंशन कर रहे हो, वो भी किस रेफरेंस में कि वो मुझे फायर नहीं कर सकती, जबकि अभी हमने सुपरस्टार्स को फायर और रिलीज होते हुए देखा है। और भाई लोगन पॉल की बॉडी भी बहुत खतरनाक सी हो रही है भाई, आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे जब से वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने अपनी फिजिक पे बहुत अच्छा काम कर लिया है, अपीयरेंस उनकी बेटर हुई है, और हर किसी इंसान की होती है भाई, वो तो रेसलर है। आप नॉर्मली भी अगर अपनी बॉडी पे काम करते हो, जिम जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आप भी अच्छे रिजल्ट्स देखते हो, जैसे मैंने खुद भी चीज़ एक्सपीरियंस करी है। लेकिन उसके लिए आपका न्यूट्रिशन भी सही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो फ्यूल है वो हमारा होता है फूड, हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी को सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि ज़रूरी हैं इस बॉडी की ग्रोथ के लिए, और उसके लिए ज़रूरी होता है मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन, जो कि मैं आपको बताता हूँ नेचुरल टीन से आपको मिल जाता है। R1 वाला कोड आप यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे और भी प्रोटीन के ब्रांड्स हैं, लेकिन आपको जाना चाहिए ऐसे ब्रांड के साथ जो कि क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कि कर रहा होता तो भाई ना मैं उसे खुद कंज्यूम करता, 1.5 साल हो गए अब तो मुझे, और ना आपको सजेस्ट करता। तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। R1 वाला कोड यूज़ करके आपको सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसके बाद होता क्या है कि ये मैच शुरू होता है जो हेनरी और ऑस्टिन थेरी के बीच में। अब वो जैसे ही अपना घूमने वाला मूवमेंट किया जो हेनरी ने, उसके बाद ही लोगन पॉल पीछे पड़ गया, और वो ऐसे पीछे पड़ गया कि फिर मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे बचाने के लिए आते हैं, तो फिर हमने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर अपने ये बंदों को बचाने आ गए। तो वो जो मैं कह रहा था आपसे कि विजन क्या साथ में है, तो बैक स्टेज सेगमेंट करके, और यहाँ पे जो ब्रॉन ब्रेकर आ गए उससे WWE अभी तो इनको साथ में ही रख रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको सेपरेट चलाने का WWE का प्लान है। अब ब्रॉन ब्रेकर ने भाई वो एक क्या चीज़ करी, उन्होंने मॉन्टेज फोर्ड को ऐसे उड़ाया, मतलब मुझे तो लगता है मैं पेपर भी वैसे नहीं उड़ा पाऊंगा जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने मॉन्टेज फोर्ड को उड़ाया। वो ऐसे उड़ाया भाई, वो पता नहीं कहाँ ही पीछे जाके गिराया, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने सुप्लेक्स भी लगाया। उसके बाद उन्होंने वो स्पीयर मारने भी जा रहे होते हैं एंजेलो डॉकिंस को, लेकिन तभी निकल के आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने बाजा बजाना शुरू कर दिया ब्रॉन ब्रेकर को, और सेथ रॉलिंस ने तबीयत से बजाया है। ऐसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस अब वो ऐसा हंसता खेलता नाचता हुआ आ रहा है, ऐसा वाला सेथ रॉलिंस अब नहीं रहा। ये बंदा बहुत सीरियस हो चुका है अपने काम को लेके। और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस बिल्कुल फोकस में थे ब्रॉन ब्रेकर के, लेकिन मॉन्टेज फोर्ड वो जो कोने से उड़ते हैं वो मूव करने के चक्कर में उन्होंने तो हिट कर दिया, लेकिन सेथ रॉलिंस डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर ने एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को स्पीयर धर दिया है। तो मैं तो बोलूंगा भाई WWE बिल्कुल A1 काम कर रही है ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की इस फ्यूड को बिल्ड करने के लिए। और बाकी बैक स्टेज से एक सेगमेंट भी था जहां पे सेथ रॉलिंस स्ट्रीट प्रॉफिट से बोलते हैं, लो भाई कर लिए गड़बड़, बीच में आ गए तुम मेरे, जो एंड भी वहां पे होते हैं। तो फिर ये थोड़ा ऐसे एक सेम उस ग्राउंड पे आना चाह रहे हैं कि हमारे सबके पंगे विजन के साथ हैं, तो अपने डिफरेंसेस को साइड रख के अगर हम लोग विजन के ऊपर फोकस करें तो शायद हम उनको मजा चखा सकते हैं। बाकी अभी तो बैकलैश में फिर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने ही वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर ओबा फेमी, जिनका ओपन चैलेंज होने वाला है, और मैं भी अपने ओपिनियन बताऊंगा आपको मुझे क्या फील हो रहा है ओबा फेमी को लेके, और आप भी बताना है कि जिस तरीके से उनकी रेसलमेनिया के बाद से बुकिंग हुई है। तो ओबा फेमी आते हैं, कहता है टाइम अब आ गया है, और यहाँ पे फिर से बोला गया कि ये वो बंदा है जिसने रिटायर किया है ब्रॉक लेसनर को, तो ये दोबारा से मेंशन हुआ है रिटायर वाली चीज़ ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ओबा फेमी कहते हैं टाइम आ गया है ओपन चैलेंज का। भाई अल्फा अकेडमी का म्यूजिक प्ले होता है और अकीरा टोजावा ऐसे आगे से निकल के आ रहा है, और बड़ा फनी लगा। पहले तो अकीरा टोजावा जाता ओबा फेमी के सामने बिल्कुल अपनी वो फनी वॉक करके, उसके बाद भाई उनकी फट गई, उन्होंने बोला मैं साइड चले जाता हूँ। फिर ओटिस आते हैं और उसके बाद ओटिस और ओबा फेमी का मैच होता है। उन्होंने एक दूसरे को टैकल किया। शुरू में तो थोड़ा ऐसा लगा कि भाई क्या ओबा फेमी को टक्कर दे पाएगा ओटिस, लेकिन उसके बाद जो उड़ाया है उन्होंने, मतलब उनको भी वही जो अपरकट लगाना शुरू किया ओबा फेमी ने, आई थिंक उनको वो बचा के भी रखना चाहिए थोड़ा। ऐसे ओटिस लेवल ऐसे भारी भरकम सुपरस्टार्स पे लगा के तो और भी ज़्यादा कूल लगता है। तो हल्के सुपरस्टार पे आप ना ही लगाओ ओबा फेमी, तो वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद उन्होंने उठा के पटक भी दिया भाई, वो स्ट्रेंथ कम है, पता नहीं जो बैकबोन है कितनी ही स्ट्रांग है ओबा फेमी की। और उन्होंने थोड़ा दिमाग से भी खेल खेला, क्योंकि वो जो फॉल फ्रॉम ग्रेस है उसमें आपको ऐसे झटके से उठाना होता है, तो शायद वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था।
तो ओबा फेमी ने सीधा मिड रोप पे जाके रख दिया उनको और वहां से उन्होंने फिर फिनिशर लगा। वो ऑलमोस्ट बॉच हो गया था, वो फिसल गया था पैर, लेकिन ओबा फेमी ने अपनी स्ट्रेंथ से बचा लिया और उसके बाद ये जो मैच है वो जीत चुके हैं। अब देखो ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंजेस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा गरियाया है कि भाई नहीं करने चाहिए और वो नहीं ही करने चाहिए आपको जब तक वहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन आई थिंक ओबा फेमी के केस में अभी मैं उस चीज़ को जज नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ और हफ्ते ऐसे निकले तो आई थिंक वो पॉइंट आ जाएगा कि हम ये बोलेंगे कि WWE सही से यूटिलाइज नहीं कर रही ओबा फेमी को, उस मोमेंटम का यूज़ नहीं कर पा रही जो ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद ओबा फेमी के साथ होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक अभी अगर अपनी वो स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन मचा पा रहे हैं, तो फिलहाल तो कुछ हफ्ते के लिए मामला चल जाएगा। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि ओपन चैलेंजेस सही चीज़ ही होते हैं। आप यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंजेस करके कैसे यूएस टाइटल की ऐसी तैसी कर सकते हो, वो हमने WWE में अच्छी तरीके से देखा है। तो इसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो WWE को थोड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, वरना तो भैया आपने अगर ब्रॉक लेसनर को रिटायर किया तो आप ऐसे तो गड़बड़ नहीं कर सकते हो सुपरस्टार के साथ। इसके बाद शो पर एक वीडियो पैकेज भी था आस्का एंड ईओ स्काई का, वहाँ पे इनके बीच में वो बात बोले तू रेडी नहीं है, वो कहते मैं रेडी हूँ। उसके बाद उन्होंने मिस्ट भी लगा दिया, तो ये जो बैकलैश का मैच है उसको हाइप कर रहे थे। फिर एक 6 मैन टैग टीम मैच था, फेक एल ग्रांडे अमेरिकानोस जो भी हैं वो पूरे लुडविक काइजर वाले और ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के जो खुद के अमेरिकानो थे वो सारे लोग साथ में थे। बाकी मैच में मास्क वर्सेस मास्क का आगे होने वाला, तो उसको हाइप करने के लिए आई थिंक उन्होंने रॉ पे फीचर किया था और इस मैच में विक्ट्री ओजी वाली टीम की हो जाती जब उन्होंने हेडबट हिट कर दिया। अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी रोमन रेंस और जेकब फाटू की। रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ एंटर करते हैं और क्या आज रोमन रेंस ने दोनों बार पायरो पे बॉच किया है। सबसे पहले तो जब वो रैंप पे खड़े थे, तो जिस टाइम पे मुझे याद आ रहा है कि जब पहले का म्यूजिक चलता था, जब उनकी फिंगर ऊपर उठती थी, उस वाले सिंक में तो यार वो नहीं उठी थी और ना उस वो म्यूजिक के साथ सिंक होता, और उसकी वजह से पायरो भी कहीं बीच में ही फट गया। और जब रिंग में जाके भी उन्होंने किया तो आई थिंक मैंने नोटिस की वो चीज़ बहुत ही छोटी चीज़ थी कि रिंग साइड पर ना एक बंदा होता है जिससे हमेशा पूछते रहते हैं कि अब कमर्शियल आने में जाने में कितना टाइम है। तो शायद रोमन रेंस का ध्यान उस बंदे पे था और उस वजह से अपना वो जो पोस्ट बेल्ट के साथ हिट करते हैं उसमें भी रोमन रेंस का एक्सप्रेशन देखना एकदम से कैसे चेंज होते हैं। ऐसा लगा कि भाई अभी तो बंदा नॉर्मल सही है और एकदम सब एटीट्यूड में आ गया जब उसे लग रहा है कि कैमराज उसके ऊपर है, और वहां पर उन्होंने वो आई थिंक अपना पोज भी बॉच कर दिया था। तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ कभी नोटिस हो जाती है। रोमन रेंस भैया क्योंकि हेड ऑफ द टेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए जो टेबल सजी थी बड़े ही एटीट्यूड में जाके वो हेड ऑफ द टेबल वाले अपनी पोजीशन पे जाके ही बैठते हैं और उसके बाद जेकब फाटो को इंट्रोड्यूस करते हैं। एडम पियर्स वो भी निकल के आते हैं। अब ये दोनों बंदे बैठ चुके हैं टेबल के ऊपर, तो एडम पियर्स ने बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। रोमन रेंस कहता है ना ना भैया ऐसे नहीं होगा, पहले वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद ओटीसी वाले बहुत ही खतरनाक चैंट लग रहे होते हैं और रोमन रेंस कहते हैं देख जेकब फाटो, ये जो तू सुन रहा है ना, ये प्यार नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, ये ऐसे ही मस्ती करके ऐसे घूमते फिरते मुझे नहीं मिली। और तू क्या कहता है कि तूने 12 सालों से ग्राइंड किया, मेरे को 12 सालों से ज्यादा यहां पे हो चुके हैं, इस कंपनी को मैं दे चुका हूं। फिर वो कहते हैं कि तूने क्या बोला था कि सोलो सिकोवा तुझे लाया। अरे सोलो सिकोवा को कौन लेके आया। रोमन रेंस यहाँ पे जेकब फाटो के सामने पूरा दादा बन रहे हैं, कहते हैं देख अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इस टाइम पे रोमन रेंस का वो जो एटीट्यूड था, अगेन आपको वही वाइब आएगी कि आप ब्लड लाइन के वही सेगमेंट्स देख रहे हो जब रोमन रेंस उस तरीके के एटीट्यूड में था कि देखो मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि रोमन रेंस के पास सब कुछ था भी और फिर से रोमन रेंस के पास वो टाइटल आ गया है। तो भाई वो रोमन रेंस का बिल्कुल स्वैग ही बिल्कुल अलग फील हो रहा है क्योंकि अब उसके पास चैंपियनशिप है। अब इसके बाद वो कहते हैं वो टोंगन डेथ ग्रिप के बारे में जेकब फाटो को समझाते हैं, कहते हैं भाई ये कोई सिस्टम है, हम इस तरीके से चलते हैं, तुझे टोंगन डेथ ग्रिप यूज करने की जरूरत क्या पड़ गई है, तूने कैसे मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। कोई तू 3 AM को क्लब में था कि तेरे सामने 8 बंदे आ गए और तू फिर इस मूव का यूज कर रहा है, ये तब यूज किया जाता है और फैमिली के ऊपर तो यूज किया ही नहीं जाता। मतलब रोमन रेंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई तू किस लेवल तक जा रहा है, हम ब्लड ही तो हैं, यहाँ पे चैंपियनशिप मैच की तो बात हो रही है, इतना तेरे दिमाग पर किस चीज का असर हो गया है। एक चीज मुझे थोड़ी सी लगी, मुझे लगता है इस चीज पे भी काम हो सकता है कि रोमन रेंस शो के शुरू में बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा सेटल हो गए। अब आई थिंक उसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि क्योंकि फैमिली का मैटर है तो रोमन रेंस हमेशा अप्रोच ये लेता है कि यार मार पिटाई के अलावा जितनी प्यार से बात बन जाए। हमने पहले भी रोमन रेंस को करते हुए देखा, तो आई थिंक ये इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी और इंटेंसिटी रोमन रेंस में आनी चाहिए, बातों के साथ साथ हाथों की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके बाद जेकब फाटो कहते हैं भाई तू मेरा पहली बात तो ट्राइबल चीफ नहीं है, वो कहते क्योंकि रोमन रेंस ने बोला था ना कि फैमिली के साथ ट्राइबल चीफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो जेकब फाटो कहता है ट्राइबल चीफ अभी किस बारे में बात कर रहा है, और मैं तो हूं सच में डेस्परेट, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मैं तुझे आउट करना चाहता हूं, मैं इस टाइटल को लेना चाहता हूं और इस टाइटल के साथ जो भी सारी चीजें आती हैं वो मैं लेना चाहता हूं। मैं ऐसे ही नहीं कहता ऑल गैस नो ब्रेक्स, मैं अपनी लाइफ में पहले जिस जगह पे था मैं वहां पे दोबारा नहीं आना चाहता, इसलिए मेरी कोशिश है आगे ही बढ़ने की, मैं डेस्परेट हूं और इसके लिए अगर मुझे अपने हाउस होल्ड को भरने के लिए
इस मेजर तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, चाहे मेरे सामने मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। रोमन रेंस कहते हैं भाई इस पागल के दिमाग में नहीं घुस रही बात। सबसे पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद कहते हैं तू हाउस होल्ड की बात कर रहा है, तू सिर्फ अपने हाउस होल्ड की बात कर रहा है, मुझे मल्टीपल हाउस होल्ड्स देखने पड़ते हैं मेरी ही फैमिली के। तू 7 बच्चों की बात कर रहा है, मैं 170 बच्चों की बात करता हूं जो कि हमारी फैमिली को फुलफिल करते हैं। मतलब तेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी देख कितनी बड़ी है। तो हायर एजुकेशन की बात करता है, मैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन की हायर एजुकेशन की बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, इस कंपनी को पता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं। और मैंने ब्रॉक लेसनर को भी बहुत टाइम पहले बताया था कि दिस इज ऑल माइन। ये करके जिस तरीके से रोमन रेंस ने बोला, वही एटीट्यूड वाला रोमन रेंस की झलकियां फिर से यहां पे दिख रही थी। कहते हैं ये मेरी रिंग है, भले ही हम लोग फैमिली में इक्वल हैं, लेकिन जब रिंग की बात आ जाती है ना तो तू बीनीथ है, तू मेरे नीचे है। ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया था रोमन रेंस ने कि जेकब फाटो का दिमाग फिर गया, उन्होंने फिर से वो ग्रिप में फंसाया। रोमन रेंस ने बहुत बार कोशिश करी उस ग्रिप से बाहर निकलने की, बहुत बार वो निकल भी गए, जैसे वो पंचेस मार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सुपरमैन पंच भी लगाया। लेकिन उसके बाद जब पकड़ा जेकब फाटो ने उस ग्रिप में, टोंगन डेथ ग्रिप के अंदर, तो भाई रोमन रेंस के चेहरे भी देखने लायक थे। चलो पिछले हफ्ते तो मंडे नाइट रॉ में एसी नहीं चल रहा था, इस वजह से बंदे को स्वेटिंग हो गई, लेकिन आज आप देखो कि भाई सही में अब तो ऐसा लग रहा है कि खोद दिया पूरा गला जेकब फाटो ने रोमन रेंस का। उन्होंने फिर से उनको ग्रिप में फंसाया और फिर वो जो टेबल वहां पे होती है उसके ऊपर उनको पटक देते हैं, लेकिन वो टेबल पलटी नहीं, मतलब टूटी नहीं वो। तो जेकब फाटो ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने वो टेबल ही उलट दी कि थोड़ा वो केओटिक सा माहौल लगे। और उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था हाथ में उसको बुरी तरीके से पटक देते। और रोमन रेंस को आप देखो कि भाई उनके मुंह से पूरा सलाइवा निकल रहा है। जो सेल किया उस ग्रिप के ऊपर रोमन रेंस ने, भाई वो उससे बेटर और कुछ भी सेल नहीं हो सकता था। जबकि आज मंडे नाइट रॉ में एसी भी चल रहा था। तो ये बात तो बोलनी पड़ेगी, पिछले कुछ हफ्तों से जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम से हमको सारी चीजें अच्छी लगने लगे। जब कंसिस्टेंट 4-5-6 महीने शोज बढ़िया होते हैं तब हम उस जोन में एंटर करते हैं कि हाँ भैया WWE में जब चीज़ें हैं वो पहले से बेटर हो रही हैं। आज का रॉ भी अच्छा एपिसोड था, इसको मैं रेट करूंगा 4.25 स्टार। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आरपन कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।